हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके स्टडी नोट में। आप सभी दोस्तों का मैं शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों बीए थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राओं के लिए जो हिंदी साहित्य से बिलोंग करते हैं, यानी हिंदी गद्य ले रखे हैं, उनके लिए आज का नया मॉडल पेपर फिर से लेके आए हैं, जो आपका पेपर नज़दीक है और अच्छे से आप लोग तैयारी कर सके। तो ये आप लोग तैयारी करते रहे, क्योंकि ये जो प्रश्न है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पिछले ईयर का अगर प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तो उसमें से भी ये आपका प्रश्न उठा है, जो थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर जो जितने भी जैसे जैसे पढ़ते थे उस तरीके से ये प्रश्न आपका अपडेटेड है। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के अंत तक, और इस क्लास में कुछ नया सीखने को मिलेगा और अच्छे से आप लोग क्या करते हैं। तो हमारे चैनल में आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि आज की क्लास में ये जो बी थर्ड थर्ड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएँ हैं, वो हिंदी गद्य से जिनका हिंदी पेपर है उनके लिए तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी, क्योंकि ये इस वीडियो में सारे प्रश्न आपको बैक टू बैक जो अलग तरीके से प्रश्न आते हैं जो पेपर में, वो आपको इनमें इंटरनल क्वेश्चंस आपको अपडेट कराएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ, यानी मॉडल पेपर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, ये रहा आज का आपका मॉडल पेपर। इस तरीके से आपका मॉडल पेपर होगा। बीए थर्ड सेमेस्टर यानी हिंदी है, प्रश्न पत्र आपका हिंदी गद्य है, टाइम आपका पता है ये 2 घंटे का है। NEP का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये 2020 के अंतर्गत, यानी कि 2020 से जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई शिक्षा नीति के अनुसार जो प्रश्न आपके लागू हुए हैं, आपके पेपर आने वाले हैं, तो वो आपको यहाँ पे निर्धारित किया गया है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको जो मॉडल पेपर है वो आपको यहाँ पे बनाया गया है। तो पहला प्रश्न आपका इसमें आता है, यानी खंड आपका सेक्शन खंड आ से 50 शब्द में प्रश्न आपके हैं, और प्रश्न आपको सभी करने हैं इसमें से। पहले का फर्स्ट प्रश्न आपका आता है कि संस्मरण किसे कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, ये सारे प्रश्न आपके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बैक टू बैक आपके प्रश्न भी आपके आते रहते हैं, और बैक टू बैक वीडियो भी अपलोड होती रहती हैं, जिससे कि आपको जैसे भी जिस सब्जेक्ट का वीडियो पढ़ना रहता है पढ़ सकते हैं। तो जितने भी बीए थर्ड फर्स्ट और सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं, वो सारे आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो पहले का फर्स्ट है संस्मरण किसे कहते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। इसमें कहा गया है, इसमें लिखना है आपको कि स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति पर लिखे गए लेख को हम संस्मरण कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्मृति और उसके विषय में हम कोई भी लेख लिखते हैं तो उसे हम स्मरण कहते हैं। यात्रा साहित्य भी इसी के अंतर्गत आता है, यानी कि जो संस्मरण है वो यात्रा साहित्य के अंतर्गत आता है। फिर आता है इसके आगे कि संस्मरण को साहित्यिक निबंध की प्रवृत्ति भी माना जा सकता है। ऐसे कार्यों में स्मारक निबंध कहा जा सकता है। मोटे तौर पर संस्मरणों को स्वविशेषता के तहत लिया जा सकता है, लेकिन संस्मरण और आत्मचरित्र के दृष्टिकोण के बीच एक बुनियादी अंतर है। आत्मकथा के लेखक का मुख्य उद्देश्य अपनी जीवनी का वर्णन करना होता है। इसमें कहानी का मुख्य पात्र है लेखक स्वयं, यानी इस कहानी का जो मुख्य पात्र होता है वो लेखक कौन होता है, स्वयं का करता है। लेकिन लेखक का जो दृष्टिकोण है वो क्या करता है, भिन्न होता है। जो लेखक का जो दृष्टिकोण होता है वो क्या करता है, भिन्न होता है, यानी कि किसके अकॉर्डिंग काम करता है, किसके अकॉर्डिंग ये पार्ट करता है। लेकिन जो अपनी इसमें एबिलिटी होती है वो अपने अकॉर्डिंग करता है, यानी कि अपने ऊपर सारा चीज़ लेके वो दूसरे के ऊपर प्रतीक करता है। तो ये होता है आपका संस्मरण के बारे में। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, झांसी की रानी किस विधा यानी किस प्रकार का उपन्यास है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों ये आपका, और ये आपके प्रश्न का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें तो इसमें आपको हम स्टार दे सकते हैं, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे झांसी की रानी ये किस प्रकार का उपन्यास है, तो इसमें लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे कि झांसी की रानी यह ऐतिहासिक उपन्यास है। कौन सा, ऐतिहासिक उपन्यास है। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न कि रोज कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। बहुत ही सुनहरा प्रश्न ये भी आपका है। इसमें आप लिखेंगे कि इसका जो पात्र है, यानी कि इसमें लिखेंगे रोज कहानी के प्रमुख पात्र कौन से हैं, यानी कि प्रमुख पात्र निम्नलिखित हैं। पहला तो आपका आता है कथावक्ता। इसमें लिखेंगे आप फर्स्ट, आप लिखेंगे कथावक्ता।
सेकेंड नंबर लिखेंगे आप मालती। थर्ड नंबर आपका आएगा महेश्वरी और टिटी। तो ये आपका 3 क्या है, प्रमुख पात्र हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं? ज्ञान रंजन किस युग के कहानीकार हैं? अब इसमें लिखेंगे दोस्तों, ज्ञान रंजन साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्धकार हैं। किसमें किसके हैं ये साठोत्तरी कहानी के प्रसिद्ध कथाकार हैं। तो ये ज्ञान रंजन के जी के बारे में, ये किस युग के थे, तो साठोत्तरी युग के कहानीकार माने गए हैं। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, 5वां प्रश्न है, ध्रुव स्वामिनी में कितनी अंक हैं? ध्रुव स्वामिनी में कितने अंक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें आप लिखेंगे ध्रुव स्वामिनी में मुख्य रूप से 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। कौन कौन से? 3 अंक निर्धारित किए गए हैं। उसके बाद फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न, छठा प्रश्न आता है कि दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका, कि दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? अब इसमें लिखेंगे दीपदान एकांकी का मुख्य पात्र कौन है? पन्ना जी हैं, जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय हैं। प्रस्तुत एकांकी की कथा पन्ना के चारों तरफ ही घूमती है, जिसमें पन्ना के साहस, प्रेम, बलिदान, स्वामी भक्त आदि के प्रस्तुतिकरण किया है। तो ये ध्रुव स्वामिनी के, तो ये आपका आ जाता है दीपदान के जो एकांकी का मुख्य पात्र है वो कौन से होते हैं? वो पन्ना जी हैं। मुख्य रूप से पन्ना जी के बारे में है। और ये पन्ना कौन थे? पन्ना जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा के छोटे पुत्र कुंवर उदय सिंह की धाय हैं। ये कौन है? धाय हैं। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां नंबर, कि लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या कितनी है? तो आंसर में आप लिखेंगे लक्ष्मी का स्वागत के पात्रों की संख्या मुख्य रूप से 7 हैं। मुख्य रूप से 7 हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह का नाम बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। इसमें लिखेंगे कि इनका जो निबंध संग्रह है वो चिंतामणि है और इसके 4 भाग हैं। चिंतामणि हैं, यानी कि लिखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध संग्रह मुख्य रूप से चिंतामणि है और इनके 4 भाग हैं। मुख्य रूप से 4 भाग हैं। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका कि कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं? इसमें आंसर लिखेंगे आप कुबेरनाथ राय। अब इसमें आप आंसर लिखेंगे कुबेरनाथ राय किस प्रकार के निबंधकार हैं। इसमें लिखेंगे कि कुबेरनाथ राय भारतीय संस्कृति के उदात्त स्वरूप को आधुनिक जीवन संदर्भ में व्याख्यात करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार थे। ये किस प्रकार थे? ये व्याख्यात करने वाले रसधर्मा ललित निबंधकार थे। रसधर्मा ललित निबंधकार थे। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, जो 10वां प्रश्न है सेक्शन ए का, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? अब इसमें लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था। आंसर में लिखेंगे जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी में हुआ था। तो ये जयशंकर प्रसाद का जन्म पूछा गया था। तो इस तरीके से प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है। तो खंड आ से ये सारे प्रश्न आपके थे और खंड आ से आपको मैंने सारे प्रश्न बता दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और एक दूसरे को वीडियो को शेयर ज़रूर करते रहिए। फिर आपका आता है खंड बा से आपको केवल 200 शब्दों में प्रश्न देना है और प्रत्येक प्रश्न का इसमें आपको 5 प्रश्न देने हैं और जिसमें से आपको 200 शब्दों में आंसर लिखना है। उसके बाद में फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न जो खंड बा का है। खंड बा का आपका दूसरा प्रश्न है कि फरवरी का महीना था ... भूमि का उद्धार करेगा, संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। ये दूसरा प्रश्न है और लाजवाब प्रश्न है। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों दूसरे में लिखेंगे संदर्भ में आपको लिखना है। संदर्भ में आएगा कि आलोच पंक्तियाँ श्रेष्ठ उपन्यासकार वृंदालाल वर्मा
वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित ऐतिहासिक उपन्यास रानी लक्ष्मीबाई से ली गई है। प्रसंग में लिखेंगे आप कि रानी लक्ष्मीबाई स्वराज प्राप्ति हेतु निरंतर चिंतित हैं, उसी का उल्लेख इसमें किया गया है। उसका फिर व्याख्या आता है, व्याख्या में लिखेंगे आप जो इसका फरवरी का महीना डॉट डॉट भूमि का उद्धार करेगा। इसमें लिखेंगे कि फरवरी का मादक माह प्रारंभ हो गया था, बसंत ऋतु आ गई थी, चारों तरफ प्रसन्नता ही प्रसन्नता व्याप्त हो रही थी। चांद अस्पताल की ओर था, रात्रि अंधकार में डूबी थी, हवा शीतलता लिए हुए मंद मंद गति से प्रवाहित हो रही थी। रानी लक्ष्मीबाई शयन करने गईं, किंतु उन्हें नींद नहीं आ रही थी। राजमहल के सम्मुख ही पुस्तकालय था, उसे देखते हुए मन ही मन रानी विचार कर रही थी कि नाना प्रकार के पौराणिक ग्रंथ, वेद, पुराण, उपनिषद, गीता इत्यादि सब में लिखे गए वचन सब व्यर्थ हो जाएंगे क्या? फिर स्वयं उत्तर देती हैं, कदापि नहीं। मैं दैदीप्यमान पुरुषों का आत्मसात करके युद्ध करूंगी। यदि मैं वीरगति को प्राप्त हुई तो बहुत तेजस्वी तपस्वी योद्धा पुनः आएगा और इस भारत भूमि को आताताइयों से मुक्त कराएगा। तो ये इसका अर्थ हो गया। इसमें आपका मुख्य रूप से जो इसका मुख्य क्या था, अर्थ विशेष रूप से क्या बताया गया है, इसका निष्कर्ष क्या है, इसमें लिखेंगे कि इसमें रानी लक्ष्मीबाई स्वाधीनता हेतु व्यग्र दिखाई पड़ रही होती हैं। दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई आशान्वित हैं कि एक तेजस्वी पुरुष निश्चय ही भारतवर्ष को स्वाधीन करेगा। तो फर्स्ट और सेकंड में आपका ये दोनों मुख्य रूप से निष्कर्ष निकल के आता है। उसका फिर नेक्स्ट आपका आता है कि मैंने देखा डॉट डॉट विचारों का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न ये भी है आपका। अब इसमें लिखेंगे आप लोग, संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ में आएगा कि संदर्भिक पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के किरीटी कथाकार श्रीयुत अज्ञे की सुप्रसिद्ध कहानी रोज से समृद्धित है। उसका फिर प्रसंग लिखेंगे आप, प्रसंग में लिखेंगे कि कथाकार अपनी बाल सखी की जीवनगत यांत्रिकता, नीरसता, ऊब आदि के मनोविलासात्मक चित्रण करते हुए कहता है। तो व्याख्या में आप लिखेंगे, फिर व्याख्या में आप लिखेंगे कि जैसे ही व्याख्या में है कि कथा वक्ता को उस शीतल स्निग्ध चांदनी में चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गायन करते से प्रतीत हुए। ऐसा प्रतीत होता था कि उनका राग कोमल है, मिश्रण है, मुलायम है, नवजात शिशु सा पर करुण नहीं है। उसमें एक अनजानी सी अशांति है, अनजाना सा उन्मेष है, अनबुझी सी रन की रागात्मकता है, पर उद्यमिता का नामो निशान नहीं है। लेकिन यह सारा कार्य व्यापार केवल कथा वक्ता ही देख पाता है। अकेले मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए गर्म पानी से मिट्टी का बर्तन धो रहे थे और महेश्वर निंदियाए थे, ऊँघ रहे थे। मालती ने कहा, अभी छुट्टी हुई जाती है। और जब कथा वक्ता ने 11 बजने की घोषणा की तो मालती की मुख मुद्रा से स्पष्ट कर दिया कि रोज ही ऐसा होता है। मालती का जीवन उसकी नैमित्तिक गति से बहा जा रहा है। वह एक चंद्रमा की शीतल स्निग्ध चंद्रिका के लिए एक संसार के मोहक हृदयावर्जक सौंदर्य के लिए रुकने का तैयार नहीं है। कोई शिशु चांदनी में कैसा प्रतीत होता है, कितना प्यारा, कितना भोला, कितना अलौकिक और कैसा अकथनीय स्वरूपशाली, इस जिज्ञासा से टिटी की ओर कथा वक्ता मुग्ध भाव से निहार रहा है। अचानक शिशु जाने कैसी शैशवकालीन वामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर जोर जोर से रोने लगा। महेश्वर अचानक चौंक पड़े और घटना के बारे में पूछने लगे। कथा वक्ता शिशु को उठाने के लिए दौड़ा। मालती रसोई से बाहर आ गई और तब अचानक कथा वक्ता के मन में खट शब्द का कौंध गया और सक्रुढ़ हो उसने कहा, बेचारे को बहुत चोट लगी। तो ये था सेकंड नंबर। उसके बाद फिर इसमें आपको लिखना होगा निष्कर्ष में
निष्कर्ष आपका फर्स्ट आता है निष्कर्ष में कि यानी कि प्राकृतिक उपादानों और मानव मन के विभिन्न सरोकारों का सहज चित्रण भावनीय है। फिर आता है सेकंड नंबर में आता है आपका कि भावानुकूल यानी कि भावानुकूल भाषा और विवरणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। तो ये पहला और सेकंड आपका फर्स्ट और सेकंड जो है वो मुख्य रूप से आपका निष्कर्ष था। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, जो आपका चौथा प्रश्न है कि जिनकी आत्मा अपने साथ ना करना चाहिए जिनकी आत्मा अपने साथ ना करना चाहिए संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये आपका। अब इसमें आप लिखेंगे दोस्तों जिनकी आत्मा में संदर्भ, चौथा प्रश्न में लिखेंगे संदर्भ में आएगा कि आलोच्य पंक्तियाँ मित्रता नामक निबंध से ली गई है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी हैं। उसके बाद फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न, आपका प्रसंग में आता है कि लेखक कहता है कि जिन व्यक्तियों का आत्मा सदैव विषय वासनाओं में निमग्न रहती है। उसके बाद फिर आपका व्याख्या में संदर्भ और व्याख्या एक ही है। इसमें आपका जो संदर्भ होता है वही व्याख्या है। इसमें आएगा कि लेखक कहता है कि जिन व्यक्तियों की आत्मा सदैव विषय वासनाओं में निमग्न रहता है एवं जिनका मन सदैव निष्कृष्ट कर्मों में लगा रहता है एवं बुरे विचारों से आबद्ध है, वह नित्य प्रति पतोन्मुखता की ओर अग्रसर होते रहते हैं। ऐसे लोग संसार में दया के पात्र होते हैं। ऐसे लोगों की संगति नहीं करनी चाहिए, चाहे वे घर परिवार जान पहचान के ही क्यों ना हो, क्योंकि ऐसे लोग अच्छे चरित्र एवं व्यक्तित्व के लोगों को पथभ्रष्ट कर सकते हैं। संसार में व्यक्ति को केवल ऐसे व्यक्तियों को सान्निध्य प्राप्त करना चाहिए जो उच्चादर्शों वाले हों। फिर निष्कर्ष आपका आता है निष्कर्ष फर्स्ट में कि इसमें यह दर्शाया गया है कि हमें इंद्रियों को लोलुपता में फंसे लोगों के साथ नहीं देना चाहिए। और फिर सेकंड नंबर आपका आता है इसमें कि लेखक कहता है कि जिन मनुष्यों की अंतरात्मा विषय वासनाओं में निमग्न रहे हैं एवं उनके मन में बुरे विचार ही भरे हुए हैं, ऐसे लोग पतन के मार्ग की ओर उन्मुख हैं। तो ये व्याख्या में मुख्य रूप से इसका निष्कर्ष निकलता है। उसका फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है छठा नंबर। फिर छठा नंबर आपका आता है इसमें कि पाँचवा नंबर कि झांसी की रानी का उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। झांसी की रानी की उपन्यास का मूल्यांकन कीजिए। अब इसमें लिखेंगे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। इसमें लिखेंगे हेडिंग झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आंसर आपका आता है इसमें लिखेंगे आप लोग कि हिंदी लेखक वृंदावन लाल वर्मा द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक उपन्यास है जिनका प्रथम प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ और 1946 से 1948 ईस्वी के बीच लेखक ने इसी शीर्षक में एक नाटक भी लिखा जिसे 1955 में मंचित किया गया। हालांकि उपन्यास अधिक प्रसिद्ध हुआ और इसे हिंदी भाषा में ऐतिहासिक उपन्यासों की श्रेणी में एक मील का पत्थर माना जाता है। 1951 में उपन्यास प्रकाशन हुआ। कौन कौन से हुए हैं इसमें आपका आता है लेखक हैं वृंदावन लाल झांसी की रानी, लेखक वृंदावन लाल, देश है भारत का, भाषा हिंदी का है, विषय आपका रानी लक्ष्मीबाई है और प्रकार ऐतिहासिक उपन्यास और प्रकाशन तिथि 1946 यानी कि 1946 में। उपन्यास का कथानक भारत में ब्रिटिश राज के काल में मराठा शासित झांसी राज्य की रानी लक्ष्मीबाई के चरित्र पर आधारित है। साथ ही 1857 के विद्रोह के आधुनिक व्याख्या भी प्रस्तुत करता है। तो हमें मूल्यांकन क्या था इसमें, मूल्यांकन के बारे में लिखेंगे। मूल्यांकन में आपका आएगा कि उपन्यास के लेखक वृंदावन लाल वर्मा उपन्यास की भूमिका में विस्तार से लिखते हैं कि उपन्यास की रचना दरअसल इस खोज से भी संबंधित थी कि रानी वास्तव में स्वराज के लिए लड़ी अथवा केवल अपने शासन को बचाने के लिए। और लेखक का कथन है कि उन्हें भी जो लिखित दस्तावेज प्राप्त हो पाए वे काफ़ी अपर्याप्त थे। हालांकि कई लोगों के साथ मिलकर साक्षात्कार द्वारा और उन्हें जो कहानियाँ सुनने को मिली उनसे लेखक को प्रगाढ़
विश्वास हो जाता है कि रानी ने अंग्रेजों से स्वराज के लिए युद्ध किया था। इस प्रकार उपन्यास पर इतिहास के व्यक्तिगत अनुस्मरण होने पर आरोप भी लगता है। उपन्यास का प्रकाशन 1949 में, पुनर्प्रकाशन 1951 में हुआ और इससे पहले वर्मा ने कई कहानियों और उपन्यास प्रकाशित कराए थे, लेकिन इस उपन्यास ने उन्हें हिंदी साहित्य का अग्रगण्य रचनाकारों के रूप में स्थापित कर दिया और उन्हें खास तौर पर इस उपन्यास के लिए 1954 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत किया गया। उपन्यास की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनकी रचना की वर्मा ने उस काल में की जब हिंदी ऐतिहासिक उपन्यासों की भारी कमी थी। ऐसे में उनके इस तरह के उपन्यासों की रचना से केवल हिंदी साहित्य इस विधा से भी समृद्ध हुआ, बल्कि परवर्ती अंग्रेज विद्वानों ने भी इन रचनाओं को मील की पत्थर घोषित किया। गणेश शंकर विद्यार्थी ने वृंदावन लाल वर्मा के उपन्यास गढ़कुंडार को अंग्रेजी लेखक वाल्टर स्कॉट के टक्कर को बताया था और आगे चलकर झांसी की रानी और मृगनयनी जैसे उपन्यासों की रचना करने वाले वर्मा अपने इन्हीं ऐतिहासिक उपन्यासों के बदौलत हिंदी के वाल्टर स्कॉट कहलाए और झांसी की रानी को हिंदी का सबसे प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास भी माना जाता है। उसके बाद फिर आता है नेक्स्ट प्रश्न, छठा नंबर है आपका प्रश्न कौन सा, कि रोज कहानी के उद्देश्य पर संक्षिप्त प्रकाश लिखिए। अब इसमें लिखेंगे रोज कहानी के उद्देश्य पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इसमें लिखेंगे डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रोज कहानी का मूल उद्देश्य मध्यम वर्गीय परिवार की घर गृहस्थी को सजाने संवारने में निरत नीलीन तल्लीन नारी की एक सरता उदासीनता, उबन घुटन टूटन और यथार्थ मनोवैज्ञानिक चित्रण करना है। कथाकार की उपयुक्त वातावरण की सृष्टि पाठक को उसी मनोभूमि पर स्थापित करने में सहायक सिद्ध होती है। सच्चे अर्थों में यह टूटन या एकरसता, यह उदासी एक मालती की नहीं अपितु उसी की तरह की जिंदगी भोगती है हुई असंख्य नारियों की है। यदि पत्नी पति अपने नैमित्तिक व्यस्ततम जीवन में से कुछ क्षण निकाल कर एक दूजे को समर्पित कर दे, आपस में मधुर संलाप कर ले, हरास परिहास के लिए कुछ समय निकाल लें, तो रोज़ रोज़ की इस नीरसता घुटन एकरसता से बचा जा सकता है। ऐसा ना होने पर मध्यम वर्गीय नीरसता क्रमशः गैंग्रीन की बीमारी का रूप धारण कर लेगी और संपूर्ण मध्यम वर्गीय परिवार को लुंज पुंज और पंग करके छोड़ेगी। तो ये रोज कहानी का मुख्य उद्देश्य है। फिर सातवां प्रश्न है आपका कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी की मूल चेतना पर प्रकाश डालिए। अब इसमें लिखेंगे दोस्तों आप कि लक्ष्मी का स्वागत संज्ञक एकांकी अस्क का सन 1937 ईस्वी में लिखा गया एक सामाजिक दृष्टि प्रधान एकांकी है। इनमें लेखक ने एक अतिशय कारुणिक दृश्य की पृष्ठभूमि में रखकर हिंदू परिवार के सामाजिक रूढ़ियों को खोखलेपन को उजागर किया है। किस तरह पत्नी के मरते हुई पुरुष की दूसरी शादी के गंभीर प्रयास शुरू कर दिए जाते हैं, इसका चित्रण संदर्भित एकांकी में हुआ है। इस तरह की समस्याएं लड़की की विवाह को लेकर सम्मुख आती हैं, जो लय भगवली मचा रखती हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में अस्क जी की यह एकांकी अपना एक अलग स्थान रखती हैं। शायद यह कारण है कि इसे पूंजीवाद मनोवृत्ति का दिग्दर्शक सामाजिक एकांकी कहा जाता है। पुराणपंथीपन, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और दकियानुसी विचारों पर इस एकांकी का तीखा व्यंग्य किया गया है। संवेदना, स्नेह, राग, संबंध आदि के सूक्ष्म तंत्र को एक झटके में तोड़ देने की समस्या को इसमें प्रमुखता के साथ चित्रित करने का प्रयास किया गया है, लेकिन यह कौशेय कमनीय तंतु की एकांकी का प्रमुख पात्र रोशन भी तोड़ पाता है। शायद नहीं, क्योंकि उसका प्रत्येक संवाद उसकी मनोदशा का द्योतक है। वह ना तो दिवंगत पत्नी सरला को भूल पाता है और ना ही अरुण की ओर उसमें मुंह फेरते बनता है। इसी में माता पिता द्वारा बारंबार पुनः शादी कर लेने का प्रस्ताव का
उसे चिड़चिड़ा बना देता है। रोशन शादी का पुरजोर विरोध करता हुआ कहता है कि मैं नहीं जानता मैं पागल हूँ या आप। क्या मेरी सूरत नहीं देखती और आपको इस पर कुछ नहीं दिखाई देता? शादी शादी शादी, क्या शादी ही दुनिया में सब कुछ है? घर में बच्चा मर रहा है और तुम्हें शादी सूझ रही है। आखिर तुम लोगों को हो क्या गया है? और अभी मृत्यु शैया पर पड़ी थी कि तुमने मेरी साली को लेकर शादी की बात चला दी। वह मर गई, मैं अभी रो भी नहीं पाया कि तुम शगुन लेने पर जोर देने लगी। क्या वह मेरी पत्नी ना थी? क्या वह कोई फालतू चीज़ थी? अस्तु कहा जा सकता है कि सामिच्य एकांकी लक्ष्मी का स्वागत का संदेश सामाजिक विरूपताओं, रूढ़ियों आदि को पुरजोर विरोध करना है। तो ये था लक्ष्मी का स्वागत का एकांकी का संदेश। तो इस तरीके से आपका प्रश्न था। उसका फिर आपका आता है नेक्स्ट प्रश्न खंड सा में। उसके बाद फिर आपका आता है इस पर खंड सा। खंड सा में आपको केवल 2 प्रश्न अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का आंसर आपको 5 शब्दों में देना है। 8वां प्रश्न आता है कि हिंदी एकांकी पूर्ण रूप से एक नई विधा है, स्पष्ट कीजिए। 9वां प्रश्न आपका आता है कि जीवन का स्वरूप विश्लेषण करते हुए उसका विकासात्मक परिचय दीजिए। फिर 10वां प्रश्न आता है कि ज्ञान रंजन की कहानी पिता की समीक्षा कीजिए। और 11वां प्रश्न आता है डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र की निबंध कला पर प्रकाश डालिए। तो ये 4 प्रश्न हैं आपके। मैं 2-2 प्रश्न करके लॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे आपको पूर्ण समझ में अलग सी वीडियो बना देंगे जो आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगी। अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बता दूंगा ये सारे प्रश्न और अच्छे से आप लोग को समझ में आएगा। और लेखन सबसे बड़ी बात होती है कि किस तरीके से आपको कॉपी लिखना है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ पे भी पता चल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो यूट्यूब के आदर्श में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, उससे भी आप पढ़ सकते हैं। उसका अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से पढ़ना है तो व्हाट्सएप ग्रुप से भी पढ़ सकते हैं। जैसे भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो आप लोग को अच्छी लगी ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाएं क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को तो बिल्कुल मिलता रहे। और अगली वीडियो तक आप लोग इंतजार करते रहिए। इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।